तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कंपनी लॉ में 10 क्या अमेंडमेंट आए हैं जो हमें ध्यान रखना है और एप्लीकेबल हो रहे हैं ये 1 अप्रैल 2021 से। तो हमें क्या क्या 10 अमेंडमेंट्स जो नई चीज़ें आ रही हैं वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ पहले अमेंडमेंट की, वो है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी चेंज हो गई है, यानी कि उसका स्कोप जो है वो बड़ा हो गया है, एनलार्ज हो गया है। ज़्यादा कंपनी अब स्मॉल कंपनी बनेगी। फ़ायदा ये है स्मॉल कंपनी का कि आपको जो है वो कम कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे और ये रूल इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। तो बढ़िया है, आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी स्मॉल कंपनीज हैं। तो स्मॉल कंपनीज क्या क्या है, कौन कौन सी है। एक तो ये कि पब्लिक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, प्राइवेट लिमिटेड ही होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड ही स्मॉल कंपनी हो सकती है। और दो क्राइटेरिया जो है इसके साथ वो है पेड अप कैपिटल का और पीएनएल का, यानी कि इसकी बैलेंस शीट और पीएनएल देख के हमें समझ में आ जाता है। तो अगर पीएनएल 20 करोड़ से ज़्यादा का है एंड या फिर 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर इन लिमिट से कम का है तो ही स्मॉल कंपनी है। ठीक है, तो ओल्ड लॉ था कि यार पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 2 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। अब ये चीज़ 20 करोड़ कर दी है टर्नओवर और पेड अप कैपिटल जो है 2 करोड़ कर दी है। इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो चेक इन होती है तो स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस लग जाएंगे, यानी कि कम कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा। बहुत सारी आफत से हम बच सकते हैं इस केस में। अब दूसरी बात है कि एक 1% कंपनी रहती है। 1% कंपनी यानी कि सिंगल मेंबर की ही ज़रूरत रहती है। सिंगल मेंबर यानी कि सिंगल शेयर होल्डर से पूरा काम हो जाता है इसमें 1% कंपनी में। तो इसमें जो है इसका भी स्कोप बढ़ा दिया गया है कि पहले सिर्फ रेसिडेंट लोग ही 1% कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर सकते थे भारत में, अब नॉन रेसिडेंट भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। टर्नओवर की भी लिमिट थी कि एक टर्नओवर से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो 1% कंपनी को आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना था। लेकिन अब यानी कि एक और मेंबर को इंक्रीज़ करना था, मतलब एक और शेयर होल्डर बनाना था और भी दूसरे कंप्लाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ज़्यादा कंप्लाइंसेस रहते हैं 1% कंपनी के, तो वो सारी चीज़ें करनी थी। हाउएवर अब टर्नओवर की जो लिमिट है उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको टर्नओवर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आप 1% कंपनी को किसी भी टाइम दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन के बाद, प्राइवेट या पब्लिक, और ये सारी चीज़ें दूसरे कंप्लाइंसेस फॉलो करके। कोई ट्रांजिशन पीरियड की ज़रूरत नहीं रहती है जो पहले होती थी, यानी कि कुछ समय देना पड़ता था तभी 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हो पाती थी। अगर दूसरी कंपनी 1% कंपनी में कर रही है तो वो भी कर सकती है, मतलब कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड हो रही है तो वो भी कर सकती है। तीसरा अमेंडमेंट जो हुआ है वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में चेंज हुआ है। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है, बेसिकली लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स जो है वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हैं। पब्लिक कंपनी होना तो ज़रूरी है ही, तो किन को अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। पब्लिक कंपनी उनको लिस्टेड नहीं माना जाएगा जिनके शेयर्स रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्ट है। अगर उनके जो डिबेंचर्स हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जो प्राइवेट प्लेसमेंट से आए हैं, अगर ये दोनों भी है तो भी उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। लिस्टेड कंपनी के कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेचीदे हैं, तो एक ईज़ है कि आप डेट उठा सकते हो मार्केट से तो भी लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाओगे और ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी जो है जिसने नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट या प्राइवेट प्लेसमेंट से इन्होंने सिक्योर करा है तो वो भी जो है वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। अब ये है जो सीधे ऑडिटर को अफेक्ट करता है, वो है कि कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इसमें चेंज हुआ है। बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है कुछ पॉइंट्स जो पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली ऑडिटर को लिखना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ें चेंज हो गई है। पहले 16 क्लॉज थे, कारो 16 चलता था, कारो 16 चलता था से 20 तक, मतलब 2016 से आया तो 2020 तक चला। अब 2021 से कारो 2021 एप्लीकेबल हो गया है, तो हमें ऑडिट रिपोर्ट ये करनी पड़ेगी, इस तरीके से ही करनी पड़ी। इन 21 क्लॉज को स्टडी करना है और स्पेसिफिकली हमें उस पर रिपोर्ट करना है, यानी कि कंपनी की बुक्स को हमें उस एंगल से, हर एक पॉइंट के एंगल से देखना है कि यार ये कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो वाली चीज़ें हैं। यह एप्लीकेबल होएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। तो आप जब ऑडिट रिपोर्ट इनकी प्रिपेयर करोगे, कब करोगे आप, सितंबर 22 के पहले तक करोगे,
1 सितंबर 22 के पहले तक करोगे तो उससे पहले आपको इन कारों को नए कारों को फॉलो करना है। तो अभी से ही आप बुक्स ऐसी प्रिपेयर करो कि देखो कि क्लाइंट कंपनी जो है वो आपके कारों को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बारे में बाद में समझेंगे, कारों के बारे में कि कौन कौन से नए पॉइंट्स है, कौन से पुराने पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में बाद में समझेंगे। साथ ही साथ शेड्यूल 3 जो बताता है कि किस तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी कि बैलेंस शीट्स और P&L कैसे दिखना चाहिए, उनके लाइन आइटम्स कैसे होना चाहिए, कितना बाइफर्केशन होना चाहिए, कितना डिटेल्स होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें भी चेंज हुआ है। और क्या है वो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल होएगा। इसमें ज़्यादा डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं, ज़्यादा नोट्स बनाने हैं, जैसे कि आपने जो फिगर है कितना राउंड ऑफ क्या है बैलेंस शीट और P&L के, उसका आपको डिटेल देना है। साथ ही साथ प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देना है। अभी हम दे रहे हैं 5% से ज़्यादा होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स की डिटेल, अब प्रमोटर की भी आपको डिटेल देनी है बैलेंस शीट P&L के नोट्स में। साथ ही साथ एजिंग शेड्यूल बनाना है। एजिंग शेड्यूल यानी कि 3 महीने से पुराना, 6 महीने से पुराना ट्रेड पेएबल है या ट्रेड रिसीवेबल है, उसका भी एक देना है कि कितना हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और कितना पुराना है, कितना नया है, उस तरीके का हमें बाइफर्केशन देना है। साथ ही साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं कंपनी अपने नाम पे करे, यूजुअली अपने नाम पे ही करती है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर या किसी शेयर होल्डर के नाम पे हो, लेकिन ओनरशिप कंपनी की होगी। टाइटल डीड मतलब उसमें नाम डायरेक्टर उनका है, लेकिन ओनरशिप कंपनी की होगी, तो आपको वो भी मेंशन करना है। यानी कि अगर कंपनी के पास प्लॉट्स है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फ्लैट प्लॉट जो भी है, तो आपको तो सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि टाइटल डीड्स चेक करनी है और उसमें नाम किसका लिखा हुआ है वो चेक करना है। और अगर कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो किसका नाम लिखा है वो देखना है। अगर एसेट को रीवैल्यू करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर करना है, कितना करा है, क्यों करा है। साथ ही साथ हमने लोन एंड एडवांसेस अगर डायरेक्टर, KMP या रिलेटेड पार्टी को दिया है, रिलेटेड पार्टी कंपनी लॉ में अलग तरीके से डिफाइंड है, KMP भी अलग तरीके से डिफाइंड है। KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सन, लेकिन यानी कि डायरेक्टर के जस्ट बाद सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो मेजर डिसीजन लेते हैं। तो अगर उन्हें लोन और एडवांस दिया है कंपनी ने, तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना है। साथ ही साथ कंपनी की कोई बेनामी प्रॉपर्टी कोई और कर रहा है तो उसकी भी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स ऑफ बोरोइंग, कंपनी ने किसी से बोरो कर रखा है तो उसकी भी आपको डिस्क्लोजर देना है, किन किन से कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस ले रखे हैं। विलफुल डिफॉल्टर, अगर आप किसी लॉ में विलफुली डिफॉल्टर हुए हैं, वो चाहे कोई सा भी लॉ है सरकार का, GST, इनकम टैक्स, तो उसके बारे में भी डिटेल देना है। स्ट्रक ऑफ कंपनी के बारे में आपको बताना है कि उनसे कोई रिलेशन है कि नहीं है, यानी कि लोन दे रखा है, इनसे ट्रेडिंग कर रखी है और ये सारी चीज़ें कर रखी है, तो वो भी अपन को चेक करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो है वो कितने चार्जेस साल भर में किए और कितना हमने उन सेटिस्फैक्शन कर दिया। यानी कि कंपनी जब भी लोन लेती है तो बैंक से अगर लिया है तो एसेट रखवाती है, और एसेट लगवाती है तो चार्जेस का एक रजिस्टर करवाना पड़ता है MCA की साइड पे, ROC में। तो वो जब पेमेंट पूरा कर देते हैं तो चार्जेस को वो छोड़ देते हैं, इससे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। तो इसका भी अपन को एंड में डिस्क्लोजर देना है कि ऐसा साल भर में कुछ चार्जेस हमने रजिस्टर करवाए या उनका सेटिस्फैक्शन हुआ। तो सबसे साथ ही साथ लेयर्स ऑफ कंपनी मतलब एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडायरी है, यानी कि 100% शेयर होल्डिंग कंपनी में करती है, फिर उसकी सब्सिडायरी है, उसके भी शेयर 100% या 50% कुछ इस टाइप से, और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रही है वो। तो इस टाइप का अगर कोई लेयर्स है कंपनी के, तो वो उसका भी हमको डिस्क्लोजर देना है। रेशियोज़ जो हैं, एसेंशियल रेशियोज़, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, GP रेशियो, इन सब के भी डिस्क्लोजर्स हमें देने रहेंगे। कौन कौन से रेशियोज़ हैं वो भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अनडिस्क्लोज इनकम जो है, अगर इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, इनकम टैक्स में ऑब्वियसली कुछ इनकम्स ऐड हो जाती है कंपनीज एक्ट में, तो कंपनी लॉ के हिसाब से बुक्स बनती है, तो उनका हमें रीको बनाना है और हमें उसका डिस्क्लोजर देना है। CSR जो रहता है, CSR यानी कि 2%, कुछ कंपनीज़ को ही, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनको ही 2% चैरिटी करनी पड़ती है, और ये 2% ऑफ नेट प्रॉफिट होता है। पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका 2% पे करना पड़ता है, उस पर लोगों पे खर्च करना पड़ता है, तो उसका डिस्क्लोजर्स यानी कि उसकी डिटेल्स देनी रहेगी। इन सब के फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में, बट हमें ये देखना है कि ये हम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर्ली ऑडिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
डिस्क्लोजर्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ये हमें डायरेक्टर रिपोर्ट अगर हम असेस कर रहे हैं क्लाइंट को, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से डायरेक्टर रिपोर्ट बननी चाहिए। तो डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में जो है नए डिस्क्लोजर देना है वो इफेक्टिव हो रहे 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर रख रहे हो, अगर आप बही खाता नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आप रख रहे हो, तो आपको इस तरीके से इंश्योर करना चाहिए जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर ऑडिट ट्रेल रखे, यानी कि कोई भी चेंजेस आप हर ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होनी चाहिए। और कभी आपने उस ट्रांजैक्शन को चेंज किया है तो कब चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, पुराना ट्रांजैक्शन क्या था और नया ट्रांजैक्शन क्या है, यानी कि डेट भी होनी चाहिए। और ये है कि ऑडिट ट्रेल उस सॉफ्टवेयर में डिसेबल नहीं होना चाहिए, आप उसी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। टैली में, सैप में ये रहते हैं, मेजर ये 2 सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कंपनीज़ में। तो टैली और सैप जो है इसमें ये फीचर रहता है, ऑडिट ट्रेल आप ऑन कर दो तो आपको ये रहता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि आप आपके सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें हो। तो ऑडिट ट्रेल का होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल रिकॉर्ड। कहाँ से? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप जो है फाइनल लेजर में जाते हो और फिर फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हो, इसे ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। लेकिन हम एंट्रीज चेंज कर देते हैं, बैक डेट में कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और जो कि होता है, तो आप अब ये भी नहीं कर पाओगे, आपको ये ऑडिट ट्रेल करनी है। अच्छी बात यह है कि ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होएगा। हालांकि क्लाइंट को, कंपनी को ये बता देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो आप अगर बाद में कुछ चेंज करते हो, भले ही से उसी फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन बाद में चेंज करते हो, तो सरकार आपका सॉफ्टवेयर का डाटा लेके चेक कर सकती है कि आपने क्या चेंज किया है, और एक्सेप्शन रिपोर्ट उसकी जनरेट हो जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ और भी जो डिस्क्लोजर अपन को डायरेक्टर रिपोर्ट में देना है वो ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कि ये है कि कोई कंपनी दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, तो अगर आप ऐसा कुछ हुआ है आपकी कंपनी में साल भर में, तो क्या प्रोसीडिंग आपने एप्लीकेशन लगाई है पहली बार बोर्ड में जो हैंडल करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है या आपके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, और अगर ये प्रोसीडिंग्स जो है वो कहीं पेंडिंग हो रही है, तो उसका स्टेटस क्या है, अभी वो रिजॉल्व हो गया है इंसॉल्वेंसी वाला केस कि नहीं हुआ है, किस स्टेटस पे रुका हुआ है आपकी गाड़ी, वो आपको डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर रिपोर्ट में। और अगर कुछ सेटलमेंट होता है, वन टाइम सेटलमेंट होता है, और कुछ वैल्यूएशन डन होता है बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उसकी भी डिटेल्स देनी है, यानी कि वो एसेट को कुछ कम ज़्यादा में आंकते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो उसकी भी डिटेल करनी है, उसकी भी डिटेल्स डायरेक्टर रिपोर्ट में देती है। अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अमेंडमेंट इन डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं वो वाली चीज़ें हैं। बेसिकली अब जो फ्रंट 1 या 2 पेज होते हैं जिसमें मैं बोलते हैं कि हमने ट्रू एंड फेयर तरीके से ऑडिट किया है, हमने प्रॉपर बुक्स चेक की है, तो उसमें अलग अलग क्लॉजेज है, और उन क्लॉजेस पर जो चेंज है उस पर हम देख रहे हैं। तो जो पुराना क्लॉज डी था उसे हटा दिया गया है, उसकी जगह नए क्लॉजेज आ गए हैं EFG, यानी कि ABC तो अभी भी हैं, उनको बाद में कभी स्टडी करेंगे, और EFG नया आ गया है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या नए पॉइंट्स बोल रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक तो ये बोलना है कि चूँकि ये ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना है और फ्रंट पेज में, और उसके बाद ऑडिटर की सील और साइन लगेगी, तो ये है कि आपने मैनेजमेंट से प्रॉपर इंश्योर कर लिया है कि उसने अगर किसी एंटिटी से लोन और एडवांसेस ले रखे हैं, और वो आपने किसी और फर्दर को लोन एंड एडवांसेस दिए हैं, और उसने फर्दर किसी और को लोन एंड एडवांस दिए हैं, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो कौन है, और उस किस हिसाब से हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने लैंड एंड इन्वेस्ट किया है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी आपने चेक किए हैं, वो किसी प्रोविज़न को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें हैं। सिमिलरली अगर आपने ये भी देखा है कि आपको किसी ने लैंड किया है, तो आपको अगेन जिस पार्टी ने फंडिंग की है उसका भी आपको देखना है कि यार हमें जो लैंड किया है ये, इसके लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, और एक बार लोन और एडवांसेस के अकाउंट लेने देने के चेक कर सकते हैं कि और एक क्वेश्चनर सिंपल सा प्रिपेयर कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपने जो चीज़ें हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स किए हैं और डायरेक्टर से रिप्रेजेंटेशन ले लिया है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुए हैं और क्यों हमने लोन ऑन एडवांस आगे फर्दर किया है, किस पर्पज़ के लिए किया है और उसके लिए क्या कागजी कार्रवाई की है, क्या ऑडिट एविडेंस कागजी डॉक्यूमेंट्स हमें मिल पा रही है। साथ ही साथ अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो भी हमने चेक किया है कि सेक्शन 123 का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। 123 बताता है कि किस तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं और कितने टाइम में डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया तो पे करना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी के पास अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसने ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड किया है। इनफैक्ट एडिट लॉग यानी कि जब जब चेंजेस किए हैं तो उसका एक अलग लॉग क्रिएट हो जाएगा, एक अलग रजिस्टर क्रिएट हो जाएगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन कब कब चेंज किए और कितने से चेंज किए, ताकि अगर कभी आपने ऑडिट ट्रेल से ट्रैम्पर किया है तो आपके पास आपको ये आपको ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि मतलब लॉ बोल रहा है कि आपको ये रिकॉर्ड को रिटेन करना है और जब भी मांगा जाएगा आपसे गवर्नमेंट ऑफिसर तो आपको ये मुहैया करवाना पड़ेगा उन्हें। एक और अमेंडमेंट जो हुआ है वो 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए है। वो ये बोलते हैं कि एनुअल रिटर्न तो हर एक कंपनी को फाइल करना पड़ता है, इनको जो है MGT 7 अब नहीं फाइल करना पड़ेगा, MGT 7A फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, यानी कि 31 मार्च 21 को जो ख़त्म हो रहा है पीरियड, उसके लिए जब हम MGT 7 बना रहे हैं और अगर अपनी स्मॉल कंपनी में फॉल हो रही है या 1 पर्सन कंपनी हो रही है तो MGT 7A बहुत ईजी रहता है, मतलब 60 to 70% कम है MGT 7 से, कम डिटेल्स देनी है। अब ई फॉर्म CSR 1 ये बेसिकली फॉर्म है कि क्या होता है, CSR या तो कंपनी खुद खर्चा कर लेती है, कंपनी खुद ही चैरिटी कर लेती है या फिर किसी ट्रस्ट को दे देती है, किसी सोसाइटी को दे देती है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे देती है, सोसाइटी को दे देती है, या NGO को, NGO कंपनी जिससे सेक्शन 8 कंपनी भी बोला जाता है उन्हें कर देती है। तो उन्हें जो है CSR 1 फॉर्म MC की साइड में, ROC की साइड पे फाइल करना रहता है। ये एक अमेंडमेंट आया है और उनको फिर यूनिक CSR नंबर मिलता है इस CSR 1 से, और उनकी जो भी पैसा आया है दूसरी कंपनी से और कैसा खर्च कर रहे हैं उसकी डिटेल्स और ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट के पास होगी। तो फ्रॉड और CSR के चक्कर में जो फ्रॉड कर सकते थे वो भी नहीं हो पाएगा। अब कंपनीज ने CSR को अमेंड किया है इस तरीके से और उसमें चेंजेस आए हैं। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें चेंजेस आए हैं, उसे भी देखेंगे। और कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट लगानी है, एनुअल रिपोर्ट लगानी है, CSR उसमें लगाना है और ये सब एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब बोर्ड रिपोर्ट के साथ CSR की कॉपी भी लगेगी, जो कि फॉर्मेट होगा उसका या तो एनेक्चर 1 या फिर एनेक्चर 2। 2021 की बात करें तो एनेक्चर 1 के हिसाब से एक फॉर्मेट में तैयार रहेगा।